Welcome my dear students. Myself Mr. D. N. Vatakare, Assistant Professor, Department of Botany. आज हम पढ़ने वाले हैं पेपर 2 सेमिस्टर 3 यूनिट 1 एंड द फर्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 1 इज़ कार्बोहाइड्रेट. ओके, सो सबसे पहले हम जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं या जब भी हम कोई नया यूनिट पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो उसका हेडिंग, जो टॉपिक का हेडिंग होगा या जो उनका नाम होगा उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए. जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, द वर्ड इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, कार्बन एंड हाइड्रेट्स. ओके, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मीनिंग यही पता चल जाएगा कार्बोहाइड्रेट का. कार्बोहाइड्रेट मीन्स जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो. मीन्स हाइड्रेट मीन्स वाटर. हाइड्रेट मीन्स वाटर मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो. ओके, और हम ऐसी मॉलिक्यूल की पढ़ाई करने जा रहे हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो. अगर हम इसको केमिकल इसकी डिफाइन करना चाहेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स और कंपाउंड विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलिसिस. मतलब कार्बोहाइड्रेट वो है जो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है, मतलब जिसमें अल्डिहाइड के साथ OH ग्रुप ज़्यादा अटैच होंगे. ओके, या फिर कीटोन्स होंगे जिसको OH ग्रुप अटैच होगा. सिंपल सी बात. अगर आपने केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा RCHO अल्डिहाइड ग्रुप एंड RCOOH मतलब कीटोन ग्रुप. ओके, अगर इस R को अगर OH ग्रुप अटैच होंगे पॉलीहाइड्रोक्सी, ओके, तो हम उसे कहेंगे शुगर. या फिर ऐसा कोई भी कंपाउंड जो उसके हाइड्रोलिसिस के बाद अगर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड देता होगा या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देता होगा तो हम उसे कहेंगे कार्बोहाइड्रेट. ओके, ये हो गया इसका केमिकल डेफिनेशन. ओके, अब इसका जनरल फार्मूला क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला है CnH2ON. मतलब N मीन्स नंबर. अगर आप यहाँ पे इनकी जगह 1 रखेंगे तो हो जाएगा C1H2O1. अगर हम N की जगह 6 रखेंगे तो हो जाएगा C6N × 2 मीन्स 6 दूनी 12 H12 एंड O6. ओके, सो लाइक दैट वी कैन start making sugar, basic mono sugar. Means if N is 3, N is 4, N is 5, N is 3 tri sugar, N is 4 tetra sugar, if you अगर हम N की जगह 5 रखते हैं तो हो जाएगा पेंटू शुगर. हम N की जगह 6 रखते हैं तो हेक्सो शुगर. ओके, सो इसी तरह से हम शुगर बना सकते हैं. और कुछ कार्बोहाइड्रेट के अंदर सल्फर ग्रुप भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है और फास्फोरस भी होता है, तो हम उससे कहते हैं मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट. और उसका हायर वर्जन मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट का. इसको एक्सेप्शन है एसिडिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड. जो एसिड ग्रुप में एसिड जिनका फार्मूला एसिडिक है, नेचर एसिडिक है, लेकिन हम उसे शुगर कहते हैं. अब सबसे पहले फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. अब हम कार्बोहाइड्रेट क्यों पढ़ेंगे, क्यों ज़रूरी है कार्बोहाइड्रेट को पढ़ना? अगर आप देखेंगे जैसे हमारे माइथोलॉजी में कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश. ओके, ब्रह्मा ने धरती बनाई, विष्णु भगवान पालन करता जो धरती को संभालते हैं, और जो विनाशक के रूप में हम जिसको पूछते हैं वो है शिव भगवान. ओके, उसी तरह से हमारी बॉडी भी एक नेचर है और हमारी बॉडी 3 भगवानों से बनी है. ओके, और वो 3 भगवान कौन से है? वो 3 भगवान है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स. ओके, अब जिस तरह से अब ब्रह्मा कौन, विष्णु कौन और शंकर जी कौन भगवान ब्रह्मा है, कौन भगवान विष्णु है, कौन भगवान शंकर जी है, तो हम आपको भी एक्सप्लेन करते हैं. जैसे हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मॉलिक्यूल है. ओके, मतलब जो भी एनर्जी आज हमें मिल रही है वो कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है, चाहे वो कोई भी एनिमल हो. तो एटमॉस्फेरिक CO2 को कन्वर्ट करके कार्बोहाइड्रेट में उसको कन्वर्ट करने का काम करते हैं प्लांट्स. मतलब पहले हम CO2 को प्लांट CO2 को कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, और वो कार्बोहाइड्रेट जब प्लांट में फिक्स होता है तो उस कार्बोहाइड्रेट से हम अलग अलग साइकिल के जरिए C3 साइकिल, C4 साइकिल, पेंटोस साइकिल, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे साइकिल, वहाँ पे हमारे प्लांट में अलग अलग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है. उन अलग अलग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में हम फिर कार्बोहाइड्रेट्स के हेल्प से हम उसके इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल के साथ
मिल मिल के हम प्रोटीन बनाते हैं। हम प्लांट की बात कर रहे हैं। ओके, सो प्लांट फिर प्रोटीन बनाते हैं, प्लांट उसी से फैटी एसिड बनाते हैं। मतलब इससे आपको पता चलेगा कि जो बेसिक मॉलिक्यूल बना है सबसे पहले वो कौन सा बना है, कार्बोहाइड्रेट। हम फिर वो कार्बोहाइड्रेट हम बाकी एनिमल्स, बाकी ह्यूमन बीइंग खाते हैं। तो हमारे जो ब्रह्मा जी है, ओके, जिन्होंने दुनिया बनाई, तो हम ये समझ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे क्या है, ब्रह्मा जी है। चलो, तो फंक्शन क्या है हमारे ब्रह्मा जी का, मीन्स हमारे कार्बोहाइड्रेट का। तो सबसे पहले हमें एनर्जी का मेन सोर्स है, क्योंकि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमें देते हैं 4 किलो कैलोरी एनर्जी। आरबीसी और हमारे ब्रेन सेल जो है उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि बिना ग्लूकोज के हमारी बॉडी ज़िंदा नहीं रह सकती, क्योंकि हमारे आरबीसी और ब्रेन का जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी वो होता है ग्लूकोज, ओनली ग्लूकोज। मतलब अगर हमारे ब्रेन को अगर ग्लूकोज नहीं मिला तो हम पैरालिटिक कंडीशन में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है, ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है स्टोरेज करने के लिए। विद एग्जांपल है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन मिलता है एनिमल्स में और स्टार्च मिलता है प्लांट्स में। ओके, अगर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हुआ हमारे बॉडी में, इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि कार्ब डाइट कम करो। कार्ब डाइट मीन्स कार्बोहाइड्रेट डाइट कम करो, प्रोटीन डाइट ज़्यादा करो। क्यों? क्योंकि प्रोटीन डाइट खाने से हमारा वेट बढ़ता नहीं है, हमारे बॉडी में फैट बढ़ता नहीं है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाने से हमारा बॉडी में फैट बढ़ता है। अब वो कैसे बढ़ता है? क्योंकि जो डेली रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की एनर्जी की, हम उससे ज़्यादा अगर खा लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के साथ फैट में, और वो फैट हमारे लीवर में स्टोर होता है। और उससे भी ज़्यादा अगर फैट हमने प्रोड्यूस किया हमारे बॉडी ने, हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, तो उस कार्बोहाइड्रेट कन्वर्शन किया जाता है लिपिड्स में, और वो लिपिड और वो फैट हमारे स्किन टिश्यू यानी एडिपोज टिश्यू में जमा हो जाता है। एडिपोज टिश्यू में जमा होने के कारण हमारा पेट बढ़ता है, हमारे हाथ बढ़ते हैं, मतलब हमारे थाइस बढ़ती है। जहाँ जहाँ हमारी स्किन एडिपोज टिश्यू होंगी वहाँ ये फैट जमा हो जाते हैं और हमारा मोटापा बढ़ता है। इसलिए कार्ब डाइट थोड़ा कम कीजिए। और हमारा जो इंडियन डाइट होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। आप अगर देखोगे तो हम दाल, चावल, रोटी, सब्जी, तो राइस हमारा जो है चावल रिच सोर्स ऑफ स्टार्च है, रोटी रिच सोर्स ऑफ स्टार्च है। मतलब हम यहाँ पर प्रोटीन कम खा रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हैं। ओके, सो अगली बार से ध्यान रखिएगा कि हम कार्बोहाइड्रेट कम और प्रोटीन डाइट ज़्यादा करें, मतलब दोनों बैलेंस रखिए। जितना हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है उतना खाएं। नेक्स्ट है ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, जो हमारे मेम्ब्रेन पे मेन काम करते हैं एज रिसेप्टर। और हमारे जो प्लांट की सेल बनी है वो बनी है कार्बोहाइड्रेट से, इंसेक्ट की सेल बनी है कार्बोहाइड्रेट से, मतलब हमारे मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहते हैं। ओके, इसका मतलब ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट के बिना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट किन किन प्रकार के पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, प्लांट किंगडम में, प्लांट्स में या फिर नेचर में। तो हम एक जनरल बात करेंगे टोटल। अब हम प्लांट को छोड़ देंगे। अब हम कार्बोहाइड्रेट इन द व्यू ऑफ बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री मतलब इन जनरल, मतलब प्लांट में भी और एनिमल में जो जो कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार जनरली चार प्रकार में डिवाइड किया जाता है। पहला है मोनोसैकेराइड, मतलब जिसमें शुगर का 1 यूनिट हो। मतलब मैंने कहा था आपको कि ट्राई शुगर, टेट्रा शुगर, पेंटो शुगर, हेक्सा शुगर और सेडोहेप्टेरोस शुगर। ओके, मतलब CN आप वो सिंगल होना चाहिए, हम उसे कहेंगे मोनोसैकेराइड। जब 2 मोनोसैकेराइड और 2 मोनोमर, ओके, 2 मोनोमर बेसिक शुगर मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे से अटैच होते हैं उसे कहेंगे डायसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड के एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। डायसैकेराइड के एग्जांपल है सुक्रोज, और बहुत सारे, सुक्रोज है, लैक्टोज है, गैलेक्टोज है। थर्ड है ऑलिगोसैकेराइड, मतलब 3 to 9 यूनिट्स, जहाँ पे शुगर के 3 से 9 यूनिट एक दूसरे से अटैच होंगे, एक चेन बनाएंगे 9 की, हम उसे कहेंगे ऑलिगोसैकेराइड। मोर देन 2 बिलो देन 10। अगर 10 या उससे ज़्यादा हो मोनोमर्स ऑफ शुगर एक दूसरे से अटैच, फिर चाहे वो ब्रांच में हो, अनब्रांच में हो, चाहे वो कैसे भी अटैच हो, लेकिन 10 से ज़्यादा हो, हम उसे कहेंगे पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड के भी 2 प्रकार हैं। एक है
होमोग्लाइकन्स और दूसरा है हेटेरोग्लाइकन्स। ओके, होमोग्लाइकन्स मीन्स अगर समझो 10 मोनोमर की चेन होंगी और वो 10 के 10 ग्लूकोज ही होंगे, मतलब एक ही प्रकार का मोनोशुगर होगा, मोनोमर होगा, तो हम उसे कहेंगे होमोग्लाइकन्स। अगर वो अलग अलग प्रकार के शुगर से बना होगा, मतलब ये 5 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के है, 5 मॉलिक्यूल गैलेक्टोज के है, या 5 मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज के है, अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल के बना होगा, तो हम उसे कहेंगे हेटेरोग्लाइकन्स। ओके, तो होमोग्लाइकन एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, और हेटेरोग्लाइकन्स का एग्जाम्पल है GAG और ग्लाइकोसोअमाइन ग्लाइकन्स। अब मोनोसैकेराइड में हम देखेंगे कि जिसमें एक्चुअल 1 शुगर ग्रुप हो, 1 मोनोमर हो, हम उसे कहेंगे मोनोसैकेराइड। तो हमारे यहाँ आपको मैंने बताया तो ये पहले कहा था कि ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, तो ये हो गए मोनोमर्स हमारे शुगर मॉलिक्यूल के। तो जो जनरल नेचर में पाए जाने वाले शुगर मॉलिक्यूल्स है वो है, पहला है ट्रायोज, ओके, ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड अल्डोट्राइज। दूसरा है कीटोज है, कीटोट्रायोज एंड डाइहाइड्रोक्सीएसिटिन, यह बेसिक शुगर मॉलिक्यूल। ग्लिसरॉल्डिहाइड जो फॉर्म होता है आपने देखा होगा ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में, डाइहाइड्रोक्सीएसिटिन भी आपने वहीं पे पढ़ा होगा। अगर आपको याद हो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, तो आपने देखा होगा कि पहले अनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो पहली स्टेप होती है ग्लाइकोलाइसिस में, मीन्स ग्लूकोज का ब्रेक करके एटीपी बनाना, तो आपने उसमें देखा होगा कि ग्लूकोज का कन्वर्शन होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरॉल्डिहाइड में, फिर उससे कन्वर्शन होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में। टेट्रोस शुगर है अल्डोटेट्रोस, एग्जाम्पल एरिथ्रोज, और कीटोटेट्रोस एग्जाम्पल है एरिथ्रोलोज। ये हम एरिथ्रोज आपने नाम सुना होगा पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में। पेंटोजेस है अल्डोपेंटोस एंड कीटोपेंटोसेस, अरेबिनोज, झाइलोज, राइबोज, और कीटो शुगर है पेंटोस का झाइलोज एंड राइबोलोज। तो आपने आरएनए सुना होगा, ओके, आरएनए आपने सुना होगा, तो आरएनए का लॉन्ग फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का लॉन्ग फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो जो राइबोज है मतलब पेंटो शुगर है, उस पेंटो शुगर को जब न्यूक्लिक एसिड अटैच होता है तो बनता है आरएनए। मतलब आप यहाँ पे भी ध्यान से पढ़िए कि शुगर मॉलिक्यूल कितना ज़रूरी है। हमारा जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है और लाइफ का है डीएनए, वो भी बना हुआ है राइबो शुगर से। ओके, हाँ, और अरेबिनोज हम जो फ्रूट खाते हैं, बेर खाते हैं, उसमें अपना अरेबिनोज मिलता है बेर से, या मैक्सिमम जो फ्रूट शुगर होती है फ्रूट में, वो होती है अरेबिनोज और झाइलोज। बाद में हेक्सोज जो है सबसे कॉमन शुगर, ओके, जो जनरल हर जगह पाई जाती है, हर फ्रूट में, हर खाने में, हर चीज़ में पाया जाने वाला शुगर मॉलिक्यूल है वो हेक्सोसेज। उसके 2 प्रकार है फिर से, अल्डो हेक्सोसेज और कीटो हेक्सोसेज। तो अल्डो हेक्सोसेज की एग्जाम्पल है ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज, ओके, और कीटोज का एग्जाम्पल है फ्रुक्टोज मीन फ्रूट शुगर। बाद में हेप्टोजेज, अल्डो हेप्टोजेज और कीटो हेप्टोजेज। तो ग्लूकोहेप्टोज एंड सीडोहेप्टुलोज, तो ये दोनों भी नाम आपने पढ़े होंगे पेंटोस फॉस्फेट पाथवे शुगर में, या फिर कोरी साइकिल में, या फिर आपने प्लांट फिजियोलॉजी में C3 साइकिल, C4 साइकिल पढ़ी होंगी, तो उसमें आपने ये नाम सुने होंगे। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जो पेंटो शुगर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसी के एग्जाम्पल दिया है मैंने राइबोज, ओके, न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, एटीपी, एनएडी, एनएडीपी, सारे की सारे हमारे जो पाथवे है वो न्यूक्लिक एसिड से बनते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड बना जाता है राइबोज से। झाइलोज में पाया जाता है वुड गम में, प्रोटीओग्लाइकन्स में, झाइलुलोज पाया जाता है हर्ट मसल में, झाइलुलोज पाया जाता है यूरेनिक एसिड पाथवे में ह्यूमन बॉडी में, राइबुलोज पाया जाता है राइबुलोज फॉस्फेट पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में। ये हो गए सम एग्जाम्पल फंक्शन ऑफ पेंटोजेज। अब हेक्सोजेज के फंक्शन पढ़ेंगे हम। हेक्सोजेज के फंक्शन है ग्लूकोज, सोर्स है हमारा फ्रूट जूस, स्टार्च, जब हम स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं केन शुगर, ओके, मतलब गन्ना, माल्टोज, लैक्टोज, माल्टोज मीन्स हम जो बार्ली या माल्ट खाते हैं उससे मिलते हैं, लैक्टोज मीन्स दूध में जो शुगर होती है वो,
अब इम्पोर्टेंस आपको पता है कि यह शुगर मतलब मेन शुगर ऑफ द बॉडी है ग्लूकोज। बाद में फ्रुक्टोज, अगर आप ध्यान से देखते होंगे तो हर नाम के आगे डी डी लिखा हुआ है, मतलब जो अबंडेंटली हमारे बॉडी में या नेचर में पाया जाता शुगर है, मॉलिक्यूल है, जो हमारे हम मेटाबोलाइट कर पाते हैं, वो होता है डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज और डी गैलेक्टोज। ओके, डी फ्रुक्टोज जनरली हनी में होता है और फ्रूट्स में होता है। डी गैलेक्टोज हम लैक्टोज के ब्रेकडाउन के बाद जो मॉलिक्यूल बनते हैं, लैक्टोज बनता है, लैक्टेज डाइसैकेराइड, वो बनता है वन मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से। मैनोज जनरली पाया जाता है प्लांट के सेल वॉल में, प्लांट मैनन्स और गम्स में। गम मीन्स जो डिंक हम कहते हैं उसे। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टीरियो आइसोमर्स। ओके, अब हम स्टीरियो आइसोमर्स मीन्स ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनका अरेंजमेंट अलग अलग है। अरेंजमेंट मतलब मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। जैसे हम कहेंगे कि अभी हम ह्यूमन बींग स्टीरियो आइसोमर्स है क्योंकि हमारा बेसिक फॉर्मूला सेम है। हम सबको 2 पैर, 2 हाथ, 1 सर, 2 कान है। लेकिन अगर आप देखे जाएंगे सबकी स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूल है, अगर हम समझोगे कि 2 पैर 2 हाथ मॉलिक्यूल है और ये बॉडी पूरा स्ट्रक्चर है, तो आप देखेंगे कि किसी का नाक का स्ट्रक्चर अलग है, अरेंजमेंट अलग है, किसी का कान का अलग अरेंजमेंट अलग है, किसी की आँखें अलग है, किसी के बाल अलग है। तो वी आर ऑल स्टीरियो आइसोमर्स। हम सबका बेसिक फॉर्मूला एक ही है, हम सब डीएनए से बने हैं। हमारे सबके बॉडी में 46 क्रोमोसोम है। हमें 2 पैर, 2 हाथ, 2 कान, 1 नाक, 2 आँखें, 1 मुंह, 10 उंगलियाँ, रेयर केस में 11 उंगलियाँ। ओके, म्यूटेशन, अगर म्यूटेशन छोड़ दिया जाए तो हम देखेंगे तो हम सबका बेसिक स्ट्रक्चर फार्मूला एक ही है। ओके, लेकिन हमारे अरेंजमेंट मीन्स हमारे लेंथ, किसी के हाथ लंबे होते हैं, किसी के पैर लंबे होते हैं, किसी की हाइट लंबी होती है, कि कोई बौना होता है, कोई मोटा होता है, कोई नाटा होता है, किसी की नाक बड़ी होती है, किसी की नाक छोटी होती है, मीन्स अरेंजमेंट। ओके, हम सब अरेंजमेंट अलग अलग होते हैं। उसी तरह से जो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें केमिकल्स की, तो केमिकल्स भी अरेंजमेंट होती है क्योंकि केमिकल भी बनते हैं अलग अलग केमिकल्स से, अलग अलग एलिमेंट से, अलग अलग मोनोमर से। अगर हम फॉर एग्जांपल लेंगे ग्लूकोज का एग्जांपल, तो ग्लूकोज है C6H12O6, मतलब कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल। अब आप ये देखिए कि ये कार्बन के 6 मॉलिक्यूल कैसे भी अरेंज हो सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि वो एक के नीचे एक हो, या हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल अलग कैसे भी अरेंजमेंट हो सकते हैं। ओके, तो इसलिए बेसिक फार्मूला से सेम रहेगा। जैसे फ्रुक्टोज और ग्लूकोज दोनों का फार्मूला सेम ही है, क्या है, C6H12O6। आप फ्रुक्टोज का फार्मूला यही है, लेकिन हमें 2 अलग अलग मॉलिक्यूल मिले। क्यों मिले? क्योंकि उनका अरेंजमेंट अलग है। ओके, तो हम उसे कहेंगे स्टीरियो आइसोमर्स, मतलब जो जिनका अरेंजमेंट अलग हो लेकिन बेसिक फार्मूला, केमिकल फार्मूला सही हो, वो हम सेम हो, हम उसे कहेंगे स्टीरियो आइसोमर। ओके, अब नेक्स्ट है असिमेट्रिक कार्बन आटम। मतलब अगर हम केमिस्ट्री के नेचर जैसे देखा जाए, जब हम ड्रॉ करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर कन्फिगरेशन किसी भी केमिकल का, अगर किसी एक मॉलिक्यूल के साथ अगर 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे अटैच, मतलब सपोज अगर मैंने C सेंटर में लिया, ऊपर C के CHO अटैच है, नीचे OH अटैच है, बाजू में O अटैच है और इधर C अटैच है, तो एक कार्बन को 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल अटैच है। समझिए क्या आप, मतलब अगर मैं कार्बन को सेंटर में रखता हूँ, सेंटर मॉलिक्यूल जिसे 4 मॉलिक्यूल, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो अगर उसको हम 4 अलग अलग मॉलिक्यूल अटैच होंगे, कार्बन की वैलेंसी 4 है इसलिए 4 अलग अलग मॉलिक्यूल अटैच होंगे। जैसे कार्बन को OH अटैच है, इधर H अटैच है, उधर ऊपर CHO है और नीचे C है। ओके, अगर आप देखें तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे असिमेट्रिक कार्बन आइटम। मतलब ऐसा कार्बन आइटम जिसको 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे या फिर 4 अलग अलग केमिकल अटैच होंगे, चाहे मॉलिक्यूल अटैच होंगे। ओके, और इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं ग्लिसरॉल्डेहाइड, जिसमें एक की तरफ होता है अटैच H, एक होता है OH, एक होता है CHO। ओके, तो हम इसे कहेंगे ग्लिसरॉल्डेहाइड। ये देखिए एग्जांपल आप देखेंगे कि असिमेट्रिक कार्बन आइटम का एग्जांपल आप कार्बन 2 देखिए। कार्बन 2 में आप देखेंगे तो एक साइड में उसको OH ग्रुप अटैच है, एक साइड में H ग्रुप अटैच है, उसके एक साइड में CH2OH अटैच है और एक साइड में CHO अटैच है। ओके, आपने देखा होगा एल ग्लिसरॉल्डेहाइड और डी ग्लिसरॉल्डेहाइड।
अब ये हो गया स्टीरियोआइसोमर्स, ये हो गया असिमेट्रिक कार्बन एटम, कौन सा, कार्बन नंबर 2। अब आप ध्यान से देखिए कि OH की प्लेसमेंट देखिए। OH जो है, OH ग्रुप आप अगर देखेंगे ग्लिसरॉल्डिल 1 में तो वो लेफ्ट साइड में है, और वही OH ग्रुप डी ग्लिसराइड में राइट साइड में है। मतलब मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट अलग अलग हो गई, मीन्स इट इज स्टीरियोआइसोमर्स। ओके, आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टीरियोआइसोमर। स्टीरियोआइसोमर जहाँ पर कार्बन असिमेट्रिक कार्बन एटम के साथ वाला जो मॉलिक्यूल है उसकी अगर अरेंजमेंट अलग अलग होंगी तो हम उसे कहेंगे स्टीरियोआइसोमर। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं ग्लिसरॉल्डेट का, जिसमें आप देखेंगे सेकंड कार्बन असिमेट्रिक कार्बन मॉलिक्यूल के OH एक इसमें लेफ्ट साइड में है तो दूसरे इसमें राइट साइड में है। ओके, तो जो लेफ्ट साइड में है उसे कहेंगे यल लेफ्ट। ओके, मीन्स यल ग्लिसरॉल्डाइड, और जो राइट साइड में है उसे हम कहेंगे डी ग्लिसरॉल्डाइड। एक्चुअली केमिस्ट्री में ये R और S सिस्टम में कहा जाता है, लेकिन बायो केमिस्ट्री में अभी भी हम D और L सिस्टम फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएंगे, ऑप्टिकल केमिस्ट्री जिसे कहा जाता है ऑप्टिकल केमिस्ट्री, वो ऑप्टिकल केमिस्ट्री में अगर जाएंगे आप स्टीरियो केमिस्ट्री, तो वहाँ पर अभी L और D की जगह हम यूज़ करते हैं R एंड S सिस्टम। ओके, नॉनदलेस इट्स पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। सो नेक्स्ट सी L ग्लूकोज एंड D ग्लूकोज। अगर आप देखेंगे कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 5 को आप देखेंगे कि असिमेट्रिक कार्बन आइटम है, क्योंकि उसे 4 अलग अलग ग्रुप अटैच है। एक साइड में CH2OH अटैच है, एक साइड में OH अटैच है, एक साइड में H है, और ऊपर में कार्बन नंबर पर ओनली कार्बन है। मतलब कार्बन नंबर जो 5 है, ओके, वो हो गया हमारा असिमेट्रिक कार्बन आइटम। अब उस असिमेट्रिक कार्बन आइटम के बाजू में आप देखेंगे लेफ्ट साइड में OH है, वो OH अगर लेफ्ट साइड राइट साइड में चला जाएगा तो हो जाएगा स्टीरियोआइसोमर्स। मीन्स D ग्लूकोज एंड L ग्लूकोज आर स्टीरियोआइसोमर्स। ओके, अभी मैंने बताया आपको। और हमारे बॉडी में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है मैमोलियम टिश्यू में, वो पाया जाता है D शुगर। हमारे बॉडी में L शुगर नहीं पाया जाता है। ओके, हम जो कंज्यूम करते हैं वो हम कंज्यूम करते हैं D शुगर। ओके, अब ये केमिस्ट्री का पार्ट है। अब हम उतना डिटेल में केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे। ये एक सम एग्जांपल है डी अल्डोजोस के अल्डोजेज एंड अल्डोलेज मीन्स अल्डिहाइड ग्रुप जिसको अटैच होगा 3 कार्बन 4 कार्बन, वो हम पढ़े हैं, राइबोज, अरेबिनोज, झाइलोज। ओके, 6 कार्बन के भी एग्जांपल है ग्लूकोज, आइडोज, गैलेक्टोज, टैलोज, डी ग्लूकोज, डी मैनोज, अल्ट्रोज एंड एलोज। यह है सम कीटोज। कीटोज में आप देखेंगे C⋯O, कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो ग्रुप अटैच होगा वो हो जाता है कीटोन ग्रुप, तो हम उसे कहेंगे C⋯O, तो हो जाता है कीटोजेस। ये कुछ एग्जांपल है कीटोसिस के, डायएक्सिटोएसीटोन, एरिथ्रोलोज, झाइलोज, राइबोलोज, सायोज, फ्रुक्टोज, सार्बोज एंड टागेटोज। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी, अभी मैंने कहा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब अगर कोई कंपाउंड असिमेट्रिक कार्बन आइटम जिसमें रहता है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब अगर हम उस केमिकल सोल्यूशन बनाएंगे और उससे अगर हम एक लाइट पास करेंगे, मोनोमर लाइट, पोलराइज लाइट, तो वो लाइट सीधी ना जाते हुए लेफ्ट और राइट को मुड़ जाएंगी। ओके, अगर वो मुड़ी तो समझ जाने का वो लेफ्ट मुड़ी है, तो समझ जाना कि कंपाउंड यल है। अगर वो राइट मुड़ी है तो समझ जाना कंपाउंड डेस्ट्रो डी है, मीन्स डेस्ट्रो रोटेटरी, यल मीन्स लियो रोटेटरी। और अगर हमारी लाइट सीधे जाती है, ना लेफ्ट मुड़ती है ना राइट मुड़ती है, तो हम उस कंपाउंड को कहेंगे रेजोनेंस मिक्सचर, जहाँ पर डी और यल का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा। एपीमर मीन्स जिसका एक सिंगल कार्बन कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। ओके, इफ 2 monosaccharide differ from each other in their configuration around a single specific carbon atom, they are referred as epimers of each other. फॉर एग्जांपल लेंगे हम 3 एग्जांपल है, मैनोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ये तीनों भी एक दूसरे के एपीमर्स है। एपीमर्स मीन उनका केमिकल फार्मूला सेम है, लेकिन उनके कार्बन मॉलिक्यूल्स में कहीं ना कहीं एक कार्बन मॉलिक्यूल का अटैचमेंट अलग अलग है, उसका अरेंजमेंट अलग है, उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है। ओके, हमने पढ़ा होगा कि एपीमराइजेशन, अपने एंजाइम भी सुना होगा एपीमरेज, ग्लाइकोलाइसिस में या फिर क्रेब साइकिल में आपने एंजाइम का नाम सुना होगा एपीमरेज। एपीमरेज मीन्स कुछ नहीं, बस
अरेंजमेंट चेंज करनी है, आपको कॉन्फ्रेंस चेंज करना है कार्बन मॉलिक्यूल का, किसी मॉलिक्यूल का, हम उसे कहेंगे एपीमराइजेशन। मतलब उसका स्ट्रक्चर से केमिकल फार्मूला सेम है लेकिन हम उसका अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं, और दिस केमिकल इज कॉल्ड एज एपीमर ऑफ ईच अदर। ओके, जैसे अभी मैनोज है, मैनोज में आप देखेंगे कि कार्बन नंबर 2 और एपीमर है, ग्लूकोज के 2 एपीमर है, एक है डी गैलेक्टोज, एक है डी मैनोज। कार्बन नंबर 2 ग्लूकोज का अगर चेंज कर दिया जाए, OH इधर ला लिया जाए और H उधर ले लिया जाए, ओके, तो बन जाता है डी मैनोज। ओके, मतलब एपीमर। अगर कार्बन नंबर 4 का ग्लूकोज का अगर हम चेंज करते हैं, इंटर कन्वर्ट चेंज करते हैं, मतलब OH को राइट से हटाते हुए लेफ्ट में ला लेंगे, H को लेफ्ट से राइट में ला लेंगे, तो हो जाएगा वो एपीमर ऑफ ग्लूकोज। तो अगर 4 नंबर का कार्बन अगर चेंज होता है अरेंजमेंट मॉलिक्यूल की, तो हम उसे कहेंगे डी गैलेक्टोज। मतलब मैनोज और गैलेक्टोज ये दोनों क्या है, एपीमर ऑफ ग्लूकोज। ओके, करेक्ट। अब ये कुछ हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। जनरली कार्बन जो होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी जनरली क्या होता है कि उसका जो 5/5 पेन अल्टीमेट का कार्बोहाइड्रेट का पेन अल्टीमेट जो कार्बन होता है वो होता है असिमेट्रिक कार्बन एटम, वो होता है असिमेट्रिक कार्बन एटम। अब ज़्यादा हम डिटेल फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं जाते, हम हमारा जो बायो केमिस्ट्री है उससे फोकस करते हैं। ओके, क्योंकि हमारा बेसिक जो एम है बायो केमिस्ट्री का यह है कि आपको उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। बायो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमारा टॉपिक का ही नाम है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो हमारा है वो है डाइसैकेराइड। ओके, डाइसैकेराइड मतलब व्हेन 2 मोनोसैकेराइड कंबाइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज कॉल्ड एज डाइसैकेराइड। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मीन्स जब COC ऐसा जो लिंकेज फॉर्म होता है, COC, हम उसे कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। मतलब जब बॉन्ड फॉर्म होता है कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ऐसा जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, तो 2 प्रकार है डाइसैकेराइड के, एक है नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड और दूसरा है रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। ओके, तो नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड के 2 हमारे पास एग्जांपल है, एक है सुक्रोज, एक है ट्रीहेलोज। ओके, और रिड्यूसिंग के हमारे पास 2 प्रकार है, एक है लैक्टोज और मेल्टोज। नॉन रिड्यूसिंग मतलब जिसको हम इलेक्ट्रॉन जिसका हम ले नहीं सकते और इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, रिड्यूसिंग। अपने अगर सुना केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो जिसमें हम जिसका हम रिडक्शन नहीं कर सकते वो होता है नॉन रिडक्सिंग साइकिल, और जिसका हम रिडक्शन कर सकते वो होता है, हम उसे कहते हैं रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। सुक्रोज बना है 2 मॉलिक्यूल से, 2 मोनोमर से, वन है ग्लूकोज और अदर है फ्रुक्टोज। इसका मतलब है यह है हेटेरोडाइसैकेराइड। ओके, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल से बना है। और हमारे बॉडी में सुक्रोज की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे खाने का रोज़ का। इन्वर्शन मतलब अगर हम उसका मॉलिक्यूल अगर चेंज करते हैं, जैसे हाइड्रोलाइज ऑफ सुक्रोज will produce 1 molecule of glucose and 1 molecule of fructose, therefore the product will change to dextro rotation to low rotation। मतलब अगर हम सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे बॉडी में फॉर्म होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अब ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है वो है लिवो रोटेशन वाले, और सुक्रोज है डेक्स्ट्रो रोटेशन वाला। मतलब हमने क्या किया, उसका रोटेशन चेंज किया, तो हम उसको कहते हैं इन्वर्शन, हम उसे कहते हैं इन्वर्शन। और जो एंजाइम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करता है हम उसे नाम देते हैं इन्वर्टेज। क्यों इन्वर्टेज? क्योंकि ये एंजाइम क्या करता है, सुक्रोज का इन्वर्शन करता है, मतलब चेंज करता है डेक्स्ट्रो टू लेवो। नेक्स्ट एग्जांपल है लैक्टोज, मिल्क शुगर, वो बना होता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज से। माल्टोज ये है हमारा अल्फ़ा 1,4 लिंकेज से बना हुआ। आप देखेंगे यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन, ये और यहाँ का अल्फ़ा कार्बन, दो शुगर है। तो अगर आप देखेंगे ये अल्फ़ा कार्बन 1 और कार्बन ऑक्सीजन कार्बन मतलब CHOCH, अगर ऐसा बॉन्ड आपको मिलता है हम उसे कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब 1,4 मतलब हमारे एक रिंग, एक हेक्सोस मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 1 और हमारा दूसरा हेक्सोस मॉलिक्यूल कार्बन नंबर 4, इन दोनों में वो बॉन्ड बना है, इसलिए हम उसको नाम दिया अल्फ़ा 1,4
लिंकेज। ओके, आइसोमाल्टेज अल्फ़ा 1,6 लिंकेज। अब सब कुछ इम्पोर्टेंस देखिए कि सुक्रोज की इम्पोर्टेंस है हमारा बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी सोर्स है। अगर इसका कम हुआ तो हमें बीमारी हो सकती है, जेनेटिक डायरिया हो सकता है, फ्लैटूलेंस हो सकता है। लैक्टोज दूध में लैक ऑफ लैक्टेज एंजाइम लीड्स टू इनटॉलरेंस, डायरिया, फ्लैटूलेंस में बी एक्सीडेड इन द यूरिन इन प्रेगनेंसी। हमारे बॉडी में अगर लैक्टेज एंजाइम नहीं रहा तो दूध हम नहीं पी सकते। हम उससे उस बीमारी का नाम क्या है? लैक्टोज इंटॉलरेंस। आपने देखा होगा कुछ लोगों को दूध पीने के बाद उल्टी आए ऐसे लगता है, कुछ लोग दूध पचा नहीं पाते। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उनकी बॉडी में लैक्टेज नाम का एंजाइम कम पाया जाता है और वो दूध पचा नहीं सकते, तो उसे कहा जाता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। अगर आप इवोल्यूशन के ज़रिए देखेंगे तो इवोल्यूशन में सबसे पहले जो ह्यूमन बींग थे उनमें लैक्टोज इंटॉलरेंस ज़्यादा था। ओके, लेकिन अब जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस कम है। क्यों? क्योंकि हम इवॉल्व हो चुके हैं। हमारा जो बेसिक लैक्टोज हम लेते थे, मिल्क, हम वो लेते थे एक बचपन में, जब तक हमें ग्रोथ हम खाना पीना स्टार्ट नहीं करते तब तक हम लैक्टोज लेते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि हम दूध हमेशा लेते हैं। अब हम छोटे बच्चे भी दूध लेते हैं, बड़े बच्चे भी दूध लेते हैं, बड़े एडल्ट भी दूध लेते हैं और सीनियर सिटीजन भी दूध लेते हैं। ओके, तो ये दूध जो हो गया हमारा रोज़ का डेली डाइट हो गया। पहले जब स्टार्टिंग हम इवोल्यूशन में थे तो दूध हमारा जब तक हम खाना स्टार्ट नहीं करते थे तब तक हमारा एनर्जी सोर्स रहता था, इसलिए तब उस उम्र तक हमारे बॉडी में लैक्टोज नाम के एंजाइम रहते थे, उसके बाद नहीं रहते थे। लेकिन अब लैक्टोज नाम का एंजाइम हमारे बॉडी में हर टाइम रहता है। ये कुछ एग्जांपल है और फिर से माल्टोज, आइसोमाल्टोज, लैक्टुलोज और ट्रीहेलोज, ये डाइसाइड के एग्जांपल है। माल्टोज हम जो माल्ट या दारू होती है उसमें पाया जाता है। जर्मिनेटिंग सीरियल्स, ओके, हम उसे माल्ट कहते हैं, बार्ली। अब नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड्स। ओके, और हमने जो एग्जांपल पढ़ा था पॉलीसैकेराइड का वो है होमोग्लाइकन्स एंड हेट्रोग्लाइकन्स, 2 पार्ट हैं। ओके, अब होमोग्लाइकन्स के एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, इन्यूलिन, डेक्सट्रंस एंड काइटिन। ओके, ये होमोग्लाइकन्स मीन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट के जो एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बने हो या एक ही मोनोमर से बने हो। ओके, हम उसे ये होमोग्लाइकन्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्च। स्टार्च प्लांट का मेन स्टोरेज है। ओके, स्टार्च दो प्रकार से बना, 2 मॉलिक्यूल से बना होता है। एक होता है अमाइलोज और एक होता है अमाइलोपेक्टिड। ओके, और इसका जो मेन सोर्स है स्टार्च का, राइस, व्हीट, पोटैटोज। ओके, व्हेन स्टार्च इज ट्रीटेड इन बॉइलिंग वाटर, इसलिए हमें कहा जाता है कि स्टार्च कभी कच्चा नहीं खाना चाहिए क्योंकि हम मुझे डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ओके, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हम, इसलिए हम स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए हम उसे बॉईल करते हैं। हम आलू को बॉईल करते हैं, रोटी को गर्म करते हैं, हम चावल को उबालते हैं। क्यों उबालते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है वो नहीं है। ओके, इसलिए हम स्टार्च को डाइजेस्ट कर नहीं पाते, इसलिए हम उसको बॉईल करते हैं। ओके, बॉईल करने से क्या होता है कि वो जो स्टार्च है वो थोड़ा वीक हो जाता है, बॉन्ड वीक हो जाता है। कंटेन और जो स्टार्च बना है ग्लूकोज से बना होता है, इसका मोनोमर है ग्लूकोज, और ग्लूकोज में क्या होता है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। मतलब जब 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का कार्बन 1 अल्फा, दूसरे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4, इन दोनों में जब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, मतलब CH-OCH बॉन्ड जब बनता है, और ऐसे कंटिन्यू हज़ारों मॉलिक्यूल में अगर मोर देन 10 मॉलिक्यूल में अगर वो बनाया बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज बना, तो हम उसे कहेंगे स्टार्च। ओके, इसका मॉलिक्यूलर वेट 400,000 से ज़्यादा है। नेक्स्ट है अमाइलोज हुआ। अभी नेक्स्ट है अमाइलोपेक्टिन। मतलब स्टार्च के 2 प्रकार बताए मैंने, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज का अभी हमने पढ़े। अब नेक्स्ट है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन इंसोल्युबल पार्ट absorb water and form paste like gel. This is called as amylopectin. Amylose is made up of glucose unit but is a highly branch. अगर आप अमाइलोज से देखेंगे, अमाइलोज ये स्ट्रेट चेन होती है, उसकी अनब्रांच होती है, और अमाइलोपेक्टिन की जो होती है वो होती है ब्रांच चेन। ब्रांच चेन मतलब
वो स्ट्रेट चेन नहीं होती है, नीचे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऊपर वाले चेन के साथ भी 1,6 अल्फा लिंकेज बॉन्ड तैयार कर सकता है। ओके, बाजू वाले भी तैयार कर सकता है, इसलिए हम उसे कहेंगे अमाइलोपेक्टिन। जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटर बॉन्ड कनेक्शन फॉर्म करते हैं, मतलब नॉट अ स्ट्रेट चेन बट इज़ ए ब्रांच चेन, मतलब सीधी चेन ना बनती हो ग्लूकोज की चेन आड़ी टेढ़ी बनती हो, ऊपर नीचे बनी हो, तो हम उसे कहेंगे अमाइलोपेक्टिन। मतलब इसका जो बेसिक मोनोमर है अमाइलोपेक्टिन वो भी ग्लूकोज है, बस फर्क इतना है कि अमाइलेज में अल्फ़ा 1,4 लिंकेज था और यहाँ पर अल्फ़ा 1,6 लिंकेज है। ओके, देखिए डायग्राम आप अच्छे से, हम ऊपर देखेंगे तो ए अमाइलोज और बी है हमारा, ए सीधा सीधा है, चेन सीधी सीधी बन रही है, देखो 1 2 3 4 5 6 मॉलिक्यूल ऐसे अटैच बन रहे हैं, जो बीच में ओ है वो सीधा सीधा जा रहा है। और हमारा जो बी जो है, बी आपने देखे होगा कि जो 2 नंबर का कार्बन है CH2O, इसका ऊपर भी एक बॉन्ड तैयार हुआ है ऊपर के साथ। ओके, तो ये हो गया हमारा अमाइलोपेक्टिन, मतलब 1,6, इसका 1 नंबर का कार्बन, इसका 6 नंबर का कार्बन। ओके, तो हम इसे कहेंगे 1,6 लिंकेज और इसे कहेंगे 1,4 लिंकेज। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, अगर हम स्टार्च को हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें बेसिक मॉलिक्यूल मिलते हैं, जो उसका चाहे जो बेसिक मॉलिक्यूल ग्लूकोज हो या फिर कुछ भी हो। ओके, तो हम जो टेस्ट करते हैं स्टार्च कंफर्म करने के लिए, हम आयोडीन से भी टेस्ट कर सकते हैं कि वो ब्लू कलर अगर देता हो आयोडीन के साथ, तो हम कंफर्म करते हैं कि उसमें स्टार्च है या नहीं है। तो हमारे बॉडी में हम अमाइलेज डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी में सैलिवरी अमाइलेज है और पैंक्रियाटिक अमाइलेज है। ओके, अब नेक्स्ट है ग्लाइकोजन, स्टार्च के बाद नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। ये है मेन, जैसे प्लांट का स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज होता है स्टार्च, वैसे एनिमल का एनर्जी स्टोरेज होता है ग्लाइकोजन। मतलब हम जो एक्सेसिव जो हम फूड खाते हैं, जो एक्सेसिव एनर्जी होती है, हम उसको एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं, हम उसका कन्वर्शन हमारे लीवर में स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ओके, हाँ, तो ग्लाइकोजन जो बना होता है वो जनरली हम पाया जाता है लीवर और मसल में। मोर ग्लूकोज रेसिड्यू पर ग्राम दैन स्टार्च, मोर ब्रांच एंड कॉम्पैक्ट दैन स्टार्च, मतलब ज़्यादा ब्रांच होता है और कॉम्पैक्ट होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, मोर एनर्जी इन स्मॉलर स्पेस। ग्लाइकोजन लीवर इज 6 to 8% हायर दैन दैट इन द मसल। लीवर ग्लाइकोजन फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट डिक्लाइनिंग ग्लूकोज लेवल, स्पेशली बिटवीन मील्स। अगर हम कभी कभार को ज़्यादा काम कर रहे थे, हमारा खाना मिस हो जाता है, तो ये स्टोरेज रिजर्व जो है लीवर का, हम उसमें से ग्लाइकोजन निकालते हैं, हमारी बॉडी ग्लाइकोजन कन्वर्शन फिर ग्लूकोज में होता है और हमें एनर्जी मिलती है। ओके, तो मतलब इसका मतलब ये है कि ग्लाइकोजन आल्सो इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ओके, ये ग्लूकोज से बना हुआ है, लेकिन फ़र्क इतना है कि ये ज़्यादा ब्रांच है एज़ कम्पेयर टू अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। देखिए हैं हम एग्जाम्पल 1,4 और 1,6 लिंकेज। नेक्स्ट है सेल्यूलोज। हाँ, अब यहाँ पर आप सेल्यूलोज जो प्लांट के सेल में पाया जाता है, जिसे हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हम खा नहीं सकते। ओके, तो ये भी बना होता है ग्लूकोज मोनोमर से, लेकिन इसमें फ़र्क इतना है कि ये ग्लूकोज जो बॉन्ड है, जैसे हमने कहा कि स्टार्च में जो बॉन्ड फॉर्म होता था वो था अल्फ़ा 1,4 और अल्फ़ा 1,6, लेकिन जो सेल्यूलोज में है, सेल्यूलोज में फॉर्म होता है बीटा 1,4 लिंकेज। ओके, हम ये स्टेट सेल्यूलोज भी सेम स्टार्च की तरह है, अमाइलोज की तरह, मतलब अगर सीधे सीधे जब 1,4 लिंकेज फॉर्म होता होगा ग्लूकोज में, तो हम उसे कहेंगे सेल्यूलोज। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड जो तैयार हो रहा है वो हो रहा है बीटा कार्बन और 4 नंबर कार्बन के बीच में, और यह सबसे ज़्यादा अबंडेंट पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है सेल्यूलोज। इन्यूलिन, डी फ्रुक्टोज इन बीटा 1,2 लिंकेज, मतलब अगर फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच होते होंगे, फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल, ओके, लेकिन फ्रुक्टोज का कौन सा बीटा कार्बन और दूसरा फ्रुक्टोज का 2 नंबर कार्बन, अगर ये दोनों एक दूसरे से अटैच होते होंगे, बीटा 1,2 लिंकेजेस होता होगा, तो हम उससे कहेंगे इन्यूलिन। इन्यूलिन पाया जाता है ऑनियंस में, बल्ब्स, ट्यूबर्स में। हम इसे मेटाबॉलाइज नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारे बॉडी में आने के बाद किडनी के
किडनी के थ्रू फिल्टर होके निकल जाता है। डेक्सट्रेंस मीन्स ये हाईली ब्रांच होमोग्लाइकन है, मतलब ग्लूकोज से बना है, लेकिन इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो होती है 1,6, 1,4 और 1,3, मतलब ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो ग्लूकोज के 1,6, 1,4 और 1,3 लिंकेज से फॉर्म हुआ है। ओके, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 1 to 4 मिलियन, और ये प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोब्स। कौन प्रोड्यूस करते हैं? माइक्रोब्स। और इसका जो हमारा मेन ये है रिसीवर, वो होता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, काइटिन। आपने देखे होंगे इंसेक्ट के ऊपर कलरफुल जो कवच होता है या फिर उनका जो हार्ड स्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन, वो बनता है काइटिन से। तो काइटिन इज आल्सो ए पॉलीमर ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन विथ बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज, मतलब ये होमोमर है, होमोपॉलीमर है, लेकिन किसका है? एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, मतलब ग्लूकोज का नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन के जब बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से 1,4 बीटा बॉन्ड तैयार करते हैं तो हम उसे कहते हैं काइटिन। अब नेक्स्ट है हेट्रोग्लाइकन्स, मतलब जब एक पॉलीसैकेराइड चेन तैयार होती है लेकिन उसमें मोनोमर नहीं होता है। मोनोमर 2 अलग प्रकार के या 3 अलग प्रकार हो सकते हैं, मतलब ग्लूकोज फ्रुक्टोज अलग अलग प्रकार के मोनोमर्स रहेंगे। एग्जाम्पल है हमारा अगर एंड अगारोज। ओके, हम अभी ये अगर और अगारोज जनरली फॉर्म करते हैं अलगी, रेड अलगी। ओके, प्लांट्स में अलगी फॉर्म करते हैं, बैक्टीरिया फॉर्म करते हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया फॉर्म करते हैं, नॉट बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया अलगी है, अगर और अगारोज बनाते हैं। ओके, तो ये जो इट इज़ मेड अप ऑफ डी गैलेक्टोज एंड एल गैलेक्टोज, इट इज डिजॉल्व इन वाटर। हम जो आपने देखे होंगे कि एक छोटे छोटे बॉल्स मिलते हैं, देखो आप बाज़ार में, जिसमें पानी में डाल के रखा जाए तो फूल जाते हैं वो बॉल्स। ओके, तो वो बॉल जो बने हैं वो अगर के बॉल्स होते हैं। ओके, या फिर जो हम जो क्रीम लगाते हैं कॉस्मेटिक्स में, उस कॉस्मेटिक का जो जेल का जो बेस होता है वो जेल बेस मतलब क्या है? अगर है। अगर आप जनरली अब मैक्सिमम चॉकलेट्स में या फिर केक में, कॉस्मेटिक्स में, क्रीम में, हम टिश्यू कल्चर में अगर अगैरोस का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हम जेली बेस करके इस्तेमाल करते हैं अगर अगैरोस, क्योंकि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी स्टेबल रह सकता है। ओके, और अच्छा जेल फॉर्म करता है। हम इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगैरोस का इस्तेमाल करते हैं। तो 2 कंपोनेंट है अगैरोस मतलब अनब्रांच, और अगैरोपेक्टिन मतलब ब्रांच। मतलब अगर डी गैलेक्टोज और एल गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच होते होते गए, अब यहाँ पे देखिए अब 2 मॉलिक्यूल डिफरेंट मॉलिक्यूल है। कौन से 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल है? डी गैलेक्टोज है और एल गैलेक्टोज है। 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच हो के एक डिफरेंट लंबी चेन बनाते हैं। अगर वो चेन सीधी होंगी तो हम उसे कहेंगे अगैरोज, अगर वो चेन ब्रांच होंगी मतलब कई बीच में से उसको फाटे फूटते होंगे या ब्रांच फूटते होंगे तो हम उसे कहेंगे अगैरोपेक्टिन। ओके, अब नेक्स्ट है हेटेरोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ओके, म्यूकोपॉलीसैकेराइड मतलब GAG, ये बना होता है यूरेनिक एसिड और अमाइनो शुगर से। ये बना होता है यूरेनिक एसिड और अमाइनो शुगर से। इसके एग्जांपल है हमारे हेपेरिन मॉलिक्यूल बॉडी में पाया जाता है, हमारे ग्लाइकोप्रोटीन जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर है। ओके, हेपेरिन है, हमारे मतलब हाइलोरिक एसिड है जो हमारे जॉइंट के बीच में पाया जाता है, हाइलोरिक एसिड। ये सारे एग्जांपल है म्यूकोपॉलीसैकेराइड और GAG के। ओके, पॉलीमर्स मेड फ्रॉम मोर देन वन काइंड ऑफ मोनोसैकेराइड, ग्लाइकोसामाइन ग्लाइकन्स, अगर और अगैरोज। अमाइनो शुगर मीन्स ग्लूकोसामाइन, यूरेनिक एसिड मतलब डी ग्लूकोरोनिक एसिड और एल आइडोनिक एसिड एग्जांपल है। और ये हमारे मतलब प्लांट के लिए ज़रूरी नहीं है हेटेरोपॉलीसैकेराइड जितना, उतना हमारे ह्यूमंस के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बॉडी में मैक्सिमम जो हार्मोन्स होते हैं वो जनरली हेटेरोग्लाइकन से ही उनका प्रिकर्सर है। ओके, हमारे बॉडी में आपने मैंने कहा था कि हमारे जॉइंट में फॉर्म होता है हेटेरोग्लाइकन्स, ग्लूकोसामाइन कनेक्टिव टिश्यू में होता है, हमारे बोन में होते हैं, कार्टिलेज में होते हैं। आई थिंक लुब्रिकेंट जॉइंट करते हैं। अदर मतलब गे के फंक्शन बहुत सारे हैं तो हम इतना फंक्शन
आप ये पढ़ भी सकते हैं। स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू कनेक्टिव टिश्यू, स्टेबलाइज सपोर्ट, फाइब्रस कंपोनेंट ऑफ द टिश्यू, हमें स्टेबलाइज करते हैं, हम स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ओके। अब GAG के दो प्रकार है, एक है न्यूट्रल और एक है एसिडिक। न्यूट्रल ब्लड ग्रुप सब्सटेंस है, जो ब्लड ग्रुप के ऊपर हम जो ग्लाइकोसामिन पाया जाता है, जिससे हमारे ब्लड ग्रुप बने हैं A, B, O, B, ये बने हैं हमारे शुगर मॉलिक्यूल, मतलब हमारे ब्लड मेम्ब्रेन के ऊपर जो शुगर मॉलिक्यूल है उसके हिसाब से हमारे ब्लड ग्रुप डिफाइन हुए हैं। मतलब जिस पे ये A शुगर होगा, B शुगर होंगी, इस प्रकार से। तो वो होता है न्यूट्रल ग्लाइकोसामाइन शुगर। और एसिडिक मतलब कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, डर्मेटन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, हेपेरिन और हेपेरन सल्फेट। ओके, ये है एसिडिक इन नेचर है। अब ये सारे हम डर्मेटन हमारे स्किन में पाया जाता है, केराटिन हमारे बालों में पाया जाता है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट हमारे जॉइंट्स में पाया जाता है, म्यूटिलेज कार्टिलेज में पाया जाता है। हेपेरिन हम पता है सबको एंटीकोगुलिंग एजेंट है हमारे बॉडी में, वो भी है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। हेपेरिन सल्फेट भी हमारे ब्लड में और हमारे लीवर में पाया जाता है। ओके। सो दोस्तों, शायद से मैंने पूरा का पूरा कवर कर लिया है। हाँ, बस एक बात बतानी रही कि हम चॉकलेट्स में और टिश्यू कल्चर में हम अगर क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर बैक्टीरिया और फंगस से डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए हम जनरली हमारे टिश्यू कल्चर में और क्रीम में या फिर जो जेल्स होते हैं केक में हम जनरली बेसिक जेली एजेंट अगर इस्तेमाल करते हैं। ओके, थैंक यू।